इस लेक्चर में हमें पढ़ना है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है सर? फोर्स तो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर देता है, रेस्ट में है तो बॉडी को मूव करा देता है, बॉडी मूव कर रही है तो उसको उसकी मोशन को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, बॉडी के साइज को चेंज कर सकता है, फोर्स कुछ भी कर सकता है। तो फोर्स को हम क्या कहेंगे? पुश और पुल विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन, साइज और शेप ऑफ द बॉडी। फोर्स जो भी चेंज होंगे बिना फोर्स के नहीं होंगे। टू टाइप्स के फोर्सेस पढ़ने हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या है भाई? अगर एक बॉडी पर टू और मोर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मान लिया एक बॉडी है, एक ब्लॉक है और टू फोर्स मान लिया ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। बताना बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा सर? यहां से हमने 10 न्यूटन लगाया, यहां से 10 न्यूटन लगाया, तो बॉडी मूव कहां करेगी? राइट में या लेफ्ट में? कहीं मूव नहीं करेगी, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्सेज है। तो दोनों फोर्सेस का यदि हम सम करते हैं, टोटल करते हैं, या सम या टोटल को हम बोलते हैं रिजल्टेंट और नेट फोर्स। कितना आएगा? 10 माइनस 10 जीरो आएगा जी, जीरो आएगा। तो यही बैलेंस्ड फोर्सेज है, बैलेंस है, हर डायरेक्शन में बैलेंस है। इसका मतलब डेफिनेशन यदि हम देखें, इफ द रिजल्टेंट ऑफ all forces acting on a body is zero, then force are said to be balanced force। अब अनबैलेंस क्या होगा? एक ब्लॉक है, दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, तीन फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक 10 न्यूटन एंड एक 3 न्यूटन। क्या ये बॉडी मूव करेगी? हाँ जी करेगी, राइट में करेगी। क्यों? राइट में 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है और लेफ्ट में 3 न्यूटन का। नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, दोनों का फाइनल इफेक्ट राइट में होगा। कितना होगा? 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 इक्वल 7 न्यूटन। यानी कि बॉडी पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, जो फाइनल इफेक्ट होगा, वो राइट में होगा। कितना होगा? 7 न्यूटन का। अनबैलेंस्ड फोर्स है ये। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉट जीरो, भाई टोटल सभी फोर्सेस का सम जीरो नहीं है, तब वो अनबैलेंस फोर्सेज है। अगर बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी। दे चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यहां पर ए क्या होगा? एक्सिलरेशन क्या होगा? जीरो। यहां पर एक्सिलरेशन क्या होगा? नॉट जीरो। यहां पर बॉडी में एक्सिलरेशन होगा, स्पीड में, वेलोसिटी में चेंज होगा। यहां पर स्पीड में, वेलोसिटी में, रेस्ट में या मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप रेस्ट में हैं, रेस्ट में ही रहेंगे, और मूव कर रहे हैं, मूव करते रहेंगे। एक बॉडी अगर रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगी। मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी। अपने आप वो अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती। हमें उस पर फोर्स लगाते हैं तब चेंज होता है। तो यही इनर्शिया होता है। इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। 3 टाइप के होते हैं इनर्शिया। ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। भाई कोई बॉडी अपनी रेस्ट की जो स्टेट है उसको चेंज नहीं कर सकती। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इट इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया, कोई बॉडी, भाई मान लिया ट्रक है, ट्रक अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। ट्रक पर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ट्रक अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा। इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ट्रक अपनी डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं करेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा।
जैसे कि चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन जो दिए थे वो न्यूटन ने दिए थे और 3 लॉज दिए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है हमें। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। याद रखना लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहलाएगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इनर्शिया अभी आपने पढ़ा, कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तब यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी जब तक बॉडी पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता है। एनी बॉडी एट द रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस, कब तक? एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द स्टेट। मोमेंटम पढ़ना है। मोमेंटम पढ़ने के लिए एक चीज देखिए, एक ब्लॉक है 5 kg का और ब्लॉक की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। मान लिया साइकिल है, एक बच्चे वाली साइकिल है, एक ट्रक है, ट्रक का वेट है, या एक बॉडी है जिसका वेट है 1000 kg, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। दोनों को रोकना, किसको रोकना इजी होगा? 5 kg को या 1000 kg को? सर 5 kg को। क्यों 5 kg को? मास कम है। तो भाई मास कम है तो मोशन को आप ओनली वेलोसिटी क्यों कहते हैं? एक बॉडी को मूव कराने के लिए या रोकने के लिए मास भी तो इफेक्ट करता है। भारी बॉडी को मूव कराना टिपिकल होता है, डिफिकल्ट होता है, हल्की बॉडी को मूव कराना बहुत आसान होता है। तो इसका मतलब मोशन वर्ड ओनली वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड किस किस पे करता है? मास पे भी करता है और वेलोसिटी पे भी करता है। दोनों का कंबाइंड एक वर्ड हमने लिया मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी ऑफ द मोशन को रिप्रेजेंट करता है। भाई क्वांटिटी ऑफ द मोशन को वेलोसिटी, ओनली वेलोसिटी रिप्रेजेंट नहीं करता, मास भी होता है और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मोमेंटम, जो क्वांटिटी ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू कैसे निकालेंगे? सभी को पता है यार। मोमेंटम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P एक ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम इक्वल मास इंटू वेलोसिटी होगा। P इक्वल m इंटू वी। और याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी का जो मल्टीप्लाई आता है वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सर यूनिट क्या होगी? बेटा एम के एस या एसआई यूनिट हम देखेंगे तो एम की होती है मास की केजी होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है जी? मास की होगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हमें केजी मीटर पर सेकंड को डिफाइन करना पड़े, व्हाट इज केजी मीटर पर सेकंड? भाई अगर एक बॉडी हमने 1 kg की बॉडी लें और वो बॉडी 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब देखेंगे उस बॉडी का मोमेंटम कितना होगा। तब उस बॉडी का मोमेंटम कितना होगा? 1 kg मीटर पर सेकंड होगा। ओके, गॉट इट? उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल मोस्टली इस टॉपिक पर ही बनते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है हमें। क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? भाई अगर एक बॉडी है, एक बॉडी का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, मोमेंटम p1 है mu। बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी हो गई? मान लिया v हो गई, मास कितना है m। देन मोमेंटम में भी चेंज हो गया ना, m इंटू वी हो गया। पहले m इंटू यू था, इनिशियल वेलोसिटी u था तो m इंटू यू, और फाइनल वेलोसिटी v है तो m इंटू वी। तो इसका मतलब है फोर्स के लगाने पर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज हो गया।
यानी कि बॉडी के मोमेंटम में चेंज हो गया। यही है क्या भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, अगर एक बॉडी का मोमेंटम p1 है, फाइनल मोमेंटम p2 है, देन दिस इज p2 माइनस p1 इज चेंज इन मोमेंटम। और रेट जहां पर होता है वहां पर अपॉन में टाइम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। जितना फोर्स ज्यादा बढ़ाएंगे बॉडी के मोमेंटम में चेंज होने का रेट भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है भाई फोर्स जितना ज्यादा बढ़ाएंगे बॉडी के मोमेंटम में उतना ही ज्यादा चेंज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर 1 होता है। तो अब भाई फॉर्मूला देख लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम p1 क्या है, mu, फाइनल मोमेंटम p2 mv, क्योंकि वेलोसिटी v हो जाती है। चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1, p2 mv माइनस mu, m कॉमन v माइनस u। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज को डेल्टा p से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और बच्चों m v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है हमने मोशन स्ट्रेट लाइन में a एक्सेलरेशन होता है तब F इक्वल ma नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम सेकंड लॉ की बात करेंगे तो वहां पर 3 फॉर्मूले हमारे हो सकते हैं। क्या क्या भाई, एक तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, p2 माइनस p1, mv माइनस u। नंबर 2 F निकालना है mv माइनस u बाई टी, और F mv माइनस u बाई टी ma। ओनली 3 फॉर्मूले यूज होंगे। कभी कभी a फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशनल मोशन का भी यूज कर सकते हैं, जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है। v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। पता है आपको, सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं आप, बस थोड़ा मेहनत कर लीजिए। भाई फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल ma। अगर हम बात करते हैं m के यूनिट की, m क्या होगा, kg। m क्या होगा, kg। a क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको बोलते हैं आप न्यूटन। न्यूटन में n स्मॉल लिखा जाता है। ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं ध्यान दिया होगा, ना ही बताया गया होगा आपको आज तक, लेकिन याद रखना न्यूटन में स्मॉल n लिखा जाता है। चाहे आप अपनी एनसीईआरटी बुक में खोल के देखना कि फोर्स की यूनिट जब न्यूटन लिखी होगी तो वहां पर स्मॉल n लिखा होगा, और यदि सिंबल यूज करते हैं कैपिटल N यूज करते हैं। अभी बताऊंगा क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है कि भाई स्मॉल n या कैपिटल N, और ये क्यों करते हैं वो भी बताया जाएगा। सीजीएस यूनिट में क्या होगा, मास की क्या होगी, ग्राम। ग्राम। ए की क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको बोलते हैं डाइन। डाइन में डी स्मॉल, जिसको बोलते हैं डाइन। अब हमें न्यूटन की डेफिनेशन देनी है। भाई कोई भी डेफिनेशन, कोई भी यूनिट की डेफिनेशन आपको देनी हो तो आप फॉर्मूला याद रखिए। यहाँ फॉर्मूला क्या है, F इक्वल ma। m को 1 कर दीजिए, a को 1 कर दीजिए, तब ये आएगा 1 न्यूटन आ जाएगा। 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तब फोर्स कितना लगता है, 1 न्यूटन। 1 यूनिट और 1 न्यूटन, दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। यूनिट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले से बना लीजिए। ये भी याद रखना 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। भाई ध्यान नहीं देते हम लिखते वक्त, लेकिन बुक वगैरह में भी देखना, कहीं पर भी देखना आप,
न्यूटन को कैपिटल एन नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल एन लिखा जाएगा तो साइंटिस्ट का नेम है, और स्मॉल एन लिखा जाएगा तब वो यूनिट का नेम है न्यूटन। कोई भी यूनिट अगर साइंटिस्ट के नाम पर हो तब फर्स्ट लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। न्यूटन, एम्पियर, और यदि सिंबल यूज करते हैं तो कैपिटल एन होगा, कैपिटल एन होगा। आ गया आपका प्यारा लॉ, आ गया भाई, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपका फेवरेट लॉ, जिसका आपको इंतजार था वही आ गया। और ये जो लॉ होता है ये एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। यदि आपको किसी ने चांटा मारा तो ये नहीं कि उस पर चांटा ही जड़ देना भाई। अगर कोई चांटा मारता है चांटा यदि, तब वो आप पर एक्शन फोर्स लगाता है, आपका गाल उस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, दोनों इक्विवेलेंट ऑपोजिट होंगे। जितना फोर्स चांटा गाल पे लगाएगा उतना गाल भी चांटे पर लगाएगा, हाथ पर लगाएगा। तो इसका मतलब बॉडी यदि एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, ये फोर्स लगा रही है एक्शन, ये रिएक्शन, तो दोनों इक्विवेलेंट ऑपोजिट होते हैं। यही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यदि एक्शन राइट में है तो रिएक्शन क्या होगा? लेफ्ट में होगा। दोनों इक्वल होंगे एंड ऑपोजिट होंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। एक अप है तो एक डाउन है। एक बॉडी एक प्लेन पर रखी हुई है, प्लेन पर फोर्स लगाएगी एक्शन, प्लेन लगाएगा रिएक्शन। रॉकेट के केस में भी ये होता है, रॉकेट फ्यूल पर बैकवर्ड फोर्स लगाता है, फ्यूल रॉकेट पर फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, दोनों मूव करने लगते हैं, फ्यूल बैकवर्ड और रॉकेट फॉरवर्ड। एक चीज और भाई, एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पर होते हैं। रॉकेट फ्यूल पर लगा रहा है और फ्यूल रॉकेट पर, डिफरेंट बॉडी पर होंगे। रॉकेट भी मूव करेगा और फ्यूल भी मूव करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इन फोर्सेस में ये एक बॉडी पर नहीं होंगे। इससे ये भी है कि फोर्सेस जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। भाई एक बॉडी फोर्स लगेगी दूसरी भी लगाएगी, फोर्सेस ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं और पेयर में होते हैं।